आप सभी को ये है नारी शक्ति में मेरा सादर अभिवादन है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे योग से सेहत की, यानी योग से निरोगी काया की। महिलाओं के इस प्रोग्राम में हम जब भी बात करते हैं सेहत की, तो आमतौर पर देखते हैं कि महिलाएं अपनी सेहत के प्रति उतनी जागरूक नहीं होती हैं जितनी होना चाहिए, जबकि हम ये देखते हैं कि पूरे विश्व में योग ने घर घर द्वार द्वार तक दस्तक देकर अपने महत्ता को स्थापित कर दिया है। अब जब बात करते हैं हम महिलाओं की, नारियों की, तो ये देखते हैं कि उनके कामकाज और दिनचर्या की जो हालात होते हैं, उनका जो कामकाज का तरीका होता है, वो कुछ इस तरीके से रचा बसा होता है कि वो कभी चाहकर, कभी अनचाहे में, कभी बेफिक्री में, कभी लापरवाही में अपनी सेहत को इग्नोर करती हैं और जैसा चल रहा है वैसा चलने देती हैं। लेकिन आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम ये बात करेंगे, आज सेहत की बात करेंगे, योग से महिलाओं की सेहत की बात करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम देखकर आप अपने जीवन में योग को जरूर समाहित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी और अपने आप को जागरूक करेंगी, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में बतौर मेहमान जिस नारी शक्ति को हमने आमंत्रित किया है वो मध्य प्रदेश की मशहूर योग आचार्य हैं। तो आइए अपनी नारी शक्ति से मिलते हैं, गरिमा भारद्वाज जी से मिलते हैं। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि गरिमा जी मशहूर योग आचार्य हैं और विगत 10-12 सालों से भोपाल के लोगों के बीच में योग को पहुंचा रही हैं और उनका बहुत अच्छा एक संदेश है लोगों के लिए कि योग से हर जन को हर वक्त जुड़े रहना चाहिए। तो हम आज उनसे ही जानेंगे कि योग के क्षेत्र में किस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति को अपनी स्थापना करना चाहिए और कैसे वो सीखना चाहिए। अब आपको गरिमा जी के बारे में बताएंगे कि आप सर्टिफाइड योग आचार्य हैं, आप योगिक थेरेपिस्ट हैं, साथ में आप सर्टिफाइड पोषण आहार विशेषज्ञ भी हैं। अब बात करते हैं गरिमा जी की उस खूबी की जिस खूबी को अभी तक हमने आपको नहीं बताया। मतलब गरिमा जी बचपन से ही खेल की दुनिया से जुड़ी हुई हैं और आपका खेल रहा है बैडमिंटन। बैडमिंटन रफ्तार और ऊर्जा का खेल है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक खेल जिसमें ऊर्जा और रफ्तार भरपूर होती है और एक योग जिसमें धीरज, गंभीर और ध्यान की ज़रूरत होती है। तो दो अलग अलग ऊर्जा का संगम गरिमा जी के जीवन में कैसे हुआ, कैसे ये संयोग बना, आज हम गरिमा जी से इस रोचक प्रसंग को जानेंगे। तो गरिमा जी, आज के प्रोग्राम में हम ये जानना चाहेंगे कि दो विपरीत ऊर्जाएं, एक खेल खिलाड़ी की और एक योग की, इसका संगम कैसे हुआ? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका सवाल बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मेरे जीवन से ऐसे ही जुड़ा है। ऐसा समझ लीजिए कि ये भी एक योग है। अच्छा। जैसे बचपन में मैं बैडमिंटन खेला करती थी, तो लगा था कि किसी खेल की दुनिया में हमें जाना है। फिर पढ़ाई शुरू हुई तो साइंस मेरा सब्जेक्ट था, आहार से जुड़े हम, डाइटेटिक्स न्यूट्रिशन मेरा सब्जेक्ट था। तो लगा कि अब हम स्वास्थ्य के लिए, आहार के साथ स्वास्थ्य के लिए इस दिशा में हम जा रहे हैं कि वो हम लोगों को लाभ देंगे। फिर थोड़ा समय निकला, उसके बाद मैं शिक्षण से जुड़ी। स्कूल में मैंने पढ़ाया, कोचिंग पढ़ाई। तो ये सब करते हुए एक ऐसा टर्न आया कि मैं फिर योग से जुड़ गई। और देखिए कि ये एक योग है और समझिए मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जीवन में हर किसी को सब कुछ नहीं मिल जाता, लेकिन आप देखिए कुछ समय लगा, लेकिन ये सारी चीज़ें, सारी लाइन एक साथ मेरे जीवन में योग की वजह से जुड़ गई। मैं जैसे योग से जुड़ी तो खेल जैसी ऊर्जा भी मेरे साथ जुड़ी गई। और फिर आहार कि हम जो लोगों को बीच में हम अपनी क्लास में आहार के बारे में बताते हैं, तो आहार का फ़ायदा भी मैं दे पा रही हूँ। फिर तीसरा कि कभी ऐसा मन होता है तो हम उनकी थ्योरी क्लास भी लेते हैं। अच्छा। तो शिक्षा भी साथ में जुड़ गई। ऐसे करके ये योग है कि मैं अपनी तीनों चारों चीज़ें एक साथ योग से जोड़ पाई और आज हम वो सारा फ़ायदा एक साथ योग में हमारी क्लास में सबको दे रहे हैं। मतलब ऐसा है कि एक बच्चे को, एक इंसान को हमेशा ही किसी खेल से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, जो उसकी ऊर्जा को संचालित करता रहे। बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी बच्चा बचपन से किसी भी ऐसी एक्टिविटी से जुड़ जाता है जो
शारीरिक विकास के लिए हो, उसका सर्वांगीण विकास होना बहुत ही ज़रूरी है और होगा ही, होगा ही। निश्चित होगा। जी। बिल्कुल। जी, तो क्या बचपन से ही हमें योग से भी जुड़ जाना चाहिए? ये तो मतलब ऐसा हुआ कि आज के समय में सिर्फ ये एक बच्चों के लिए एक क्लास जैसा है। मेरा तो सबसे ज़्यादा मन यही होता है कि बच्चे उस रेगुलर क्लास को ज्वाइन करें जहाँ योग की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में उनको बताया जाए, जी। जिसकी वजह से जो आने वाले जीवन में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी बात में उन्हें एंजाइटी होती है, थोड़ी सी बात में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनका मानसिक स्तर अगर कमज़ोर हुआ तो शारीरिक स्तर भी कमज़ोर हो जाता है। तो ज़रूरी है कि वो योग से जुड़ें। जी, एक तरीके से हम देखें कि जब बच्चा जन्म लेता है हाँ तो जी। जन्म के कुछ समय बाद ही हम उसके बकायदा हाथ पैरों का मोड़ना तोड़ना, बिल्कुल, एक्सरसाइज, बिल्कुल, कसरत बिल्कुल। कराते हैं। और फिर लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम उस प्रक्रिया को पीछे छोड़ते चले जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाते जी। हैं और ये सोचते हैं कि हाँ, सब चल रहा है, चलने देते हैं। अब बात करते हैं कि यदि हम योग के प्रमुख तत्वों की बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रमुख तत्व होते हैं? जी, देखिए योग का एक प्रमुख तत्व मैं आपको बताती हूँ कि आत्मज्ञान की प्राप्ति। जी। लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के लिए आपको जो स्टेप बाय स्टेप योग से जुड़ना होता है, तो हमारे योग सूत्र में इसके 8 अंग बताए गए हैं। जी। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, जी। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आप जब योग से जुड़ते जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके शारीरिक मानसिक रूप में बदलाव करती जाती हैं और उस प्रमुख उद्देश्य को, जो हमारे जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति, हाँ, हाँ। हम वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो इसमें जैसे योग में हम बात करते हैं सांस की, आहार की और नियमित अभ्यास की, जी। तो इसमें यदि हम सांस को समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? देखिए, हम जीवन भर जो भी कार्य करते रहते हैं, हमारा ध्यान सांस पर बिल्कुल नहीं होता है। हम काम कर रहे हैं लेकिन सांस की तरफ हमारा ध्यान नहीं है कि हम सांस किस तरह से ले रहे हैं। लेकिन ये ही योग में सिखाया जाता है। प्राणायाम, प्राणायाम एक ऐसा साधन है जो योग का ऐसा अंग है जिसमें आप किस तरह से हमें सांस लेना चाहिए, छोड़ना चाहिए, कितनी लंबी सांस लेना चाहिए, कितनी गहरी सांस लेना चाहिए और सांस के क्या फ़ायदे हैं। जी। मन एकाग्र होता है सांस से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। सांस सही तरीके से लेने से आपकी मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है। जी। दृढ़ निश्चयी आप हो जाते हैं। ये सारे फायदे सांस को सही तरीके से लेने से होते हैं और ये हमें लाभ मिलता है योग के अंग प्राणायाम से। अच्छा, तो जी। एक साधारण इंसान को यदि समझना हो तो हम जी। दिन भर जो अपनी जिंदगी जीवन चलाते हैं एक दिन के, उसमें जो हम सांसों का उतार चढ़ाव कर रहे हैं या ले रहे हैं सांस, क्योंकि हम जीवित हैं तो हम सांस ले ही रहे हैं, बिल्कुल। तो उस सांस लेने में और जब हम योग के लिए सांस की बात करते हैं तो क्या दोनों में डिफरेंस होता है? बिल्कुल। जब आप शारीरिक कोई कार्य करते हुए सांस ले रहे हैं तो आपका मानसिक जुड़ाव वहाँ नहीं है। जी। मन और शरीर का एक हो करके सांस पर पूरा ध्यान ही प्राणायाम कहलाता है। ओके। आप कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य के साथ अब शायद हो सकता है तनाव में हो, हाँ। जल्दी में हो, हाँ। है ना, या आप कार्य में व्यस्त हो, आपका मानसिक स्तर वहाँ हो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। आपका शरीर और मन एक स्थिति में नहीं रहता है। नहीं है। और प्राणायाम में हम शरीर को मन के साथ, सांस के साथ हम जोड़ लेते हैं। जी। बिल्कुल। तो आज हम कुछ प्राणायाम के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, साधारण तरीके से प्राणायाम के बहुत तरीके हैं, लेकिन नॉर्मली हर इंसान जो प्राणायाम कर सकता है वो ओम का उच्चारण है और आपका भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है। धीरे धीरे हर व्यक्ति इन प्राणायाम को कर सकता है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हर प्राणायाम हर व्यक्ति कर लेगा। जी। उनकी शारीरिक समस्याएं कुछ अलग हो सकती हैं। तो हम नॉर्मली हम सबको ये कह सकते हैं कि आप ओम का उच्चारण करिए धीरे धीरे, और आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। तो तीन प्राणायाम ऐसे हैं जिनको आम तौर पे कोई भी व्यक्ति सही तरीके से कर सकता है। हाँ, तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ 2 योगिनी हैं जो हमें आसन करके और प्राणायाम के अलग अलग तरीके से जो प्राणायाम हमें करना है वो हमें करके बताएंगी। हमारे साथ है मधुलिका जी और हमारे साथ है शिविका जी। ये दोनों ही हमें आज
प्राणायाम करके दिखाने वाली हैं। तो आप बताएं जी, कि किस सबसे तरीके से पहले हो? हम ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि जी। ओम का उच्चारण करते से ही मन एकाग्र हो जाता जी। है और सांस के साथ हमारा शरीर और मन जुड़ना जुड़ शुरू हो जाता है, क्योंकि ओम की ध्वनि जो है वो आपके पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती जी। है। तो पहला हम हर प्राणायाम की शुरुआत ओम के उच्चारण से करते हैं। जी, आप ओम का उच्चारण करेंगे। मैं मत- ओम के लिए भी थोड़ा सा एक चीज हाँ जी। आपसे पूछना चाहती हूँ जी। कि ज्यादातर लोग सीधे ओम का उच्चारण करते जी, हैं, जी, जी, जी। जबकि इसमें 3 अक्षर हैं। हाँ जी, है बिल्कुल। ना? तो जी, 3 बिल्कुल। अक्षर का लय में होना बहुत बहुत जरूरी ज़रूरी है है। ना? तो वो थोड़ा हमारे हाँ जी, दर्शकों को भी हम बताइए। जैसे हम हमारी क्लास में ओम का उच्चारण करवाते हैं तो वो जी। इस तरीके से कि ये 3 अक्षर से मिलके बना है, हाँ। अ, उ और म। हाँ। इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो नाभि से इसका उच्चारण होता है। अच्छा। आप इसकी तरंगों को महसूस करिए जब आप ओम का उच्चारण करते हैं। ये नाभि से अ का उच्चारण होता है, हृदय में आते हुए आप ऊ का उच्चारण करते हैं, और जब आपके मुख पर आप स्थिति आती है तब तक आप म का उच्चारण करते हैं, और फिर उसके बाद आपका मुख जो है बंद हो जाता है, और उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपके पूरे तरंगे जो हैं आपके सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती हैं। इस तरीके से ओम का उच्चारण करते हैं, और हम इनका ऐसे रेशो रखते हैं कि ओम का उच्चारण करते हुए हम पहली बार जब करते हैं तो अ का उच्चारण जो है हम ज्यादा करते हैं, खींचते हैं उसको। ज़्यादा उसको थोड़ा सा जी। 75% हम उसको लेते हैं, ऐसा समझिए। उसी में फिर ऊ को जोड़ते हैं और म का उच्चारण 25% अच्छा। करते हैं। और जब दूसरी बार हम ओम का उच्चारण करते हैं तो अ ऊ का उच्चारण 50% और म का उच्चारण 50%, अच्छा। आधा आधा। अच्छा अच्छा। जी। ओके। और उसके बाद जब हम तीसरी बार उच्चारण करते हैं तो अ और ऊ का उच्चारण होता है 25% और म का उच्चारण थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। लिया जाता है। ओके। इस तरीके से हम ओम का उच्चारण करते ओके। हैं। हाँ। जी। तो ये रेशियो रहता ये है रेशियो ओम का। रहता है, जी। जब भी आप, तो दर्शकों से यही कहेंगे कि हाँ अब जब भी आप ओम का उच्चारण करें तो इन शब्दों के लय ताल को ध्यान में रखते हुए करें और देखिए कि किस तरीके से फ़र्क आप महसूस करते हैं। जी। आइए हम जानते हैं प्राणायाम में ओम के उच्चारण के बारे में। गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद, ओम का उच्चारण शुरू करें। इस तरीके से जी, हम ओम का उच्चारण, जी, करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो हो गया ओम का उच्चारण। उसके बाद हम आते हैं अनुलोम विलोम पे। जी। तो वो किस तरीके से करना चाहिए? देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन उनमें जो प्रमुख नाड़ियाँ हैं वो 14 मानी गई हैं, और उनमें भी जो प्रमुख हैं वो 3 नाड़ियाँ मानी गई हैं, जी। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को जागृत करने का जो प्राणायाम है वो है आपका अनुलोम विलोम। यानी हमें ईड़ा और पिंगला को सम करना है, और उससे फिर हमारी ऊर्जा का, शरीर में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो ऊपर की ओर हो सुषुम्ना नाड़ी में। अच्छा। ये बैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं ध्यान से। तो बाएं तरफ की नाड़ी को पहले शुद्ध करते हुए बाएं तरफ से आप पहले श्वसन क्रिया करेंगे, और दाएं तरफ से श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हैं। अच्छा। तो लेना और छोड़ना, बाएं से लिया, दाएं को छोड़ा, और दाएं से लिया, बाएं को छोड़ा, ये एक राउंड हुआ, एक सर्कल हुआ। इस तरीके से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, लेकिन इसमें ये कुंभक के साथ ये और ज्यादा प्रभावी होता है। तो कुंभक को हम यदि समझे तो होल्ड करना। जी। कुंभक 2 तरीके से जैसे बताया गया है। अंतः कुंभक मतलब सांस को अंदर की ओर रुकना, बाह्य कुंभक मतलब सांस को बाहर की ओर रुकना। तो ये कुंभक के साथ भी होता है, और साधारण तरीके से सीधे आप श्वसन क्रिया कर सकते हैं। तो आपको तो हम आज थोड़ा आप सा देखते हैं हम कि अनुलोम विलोम किस बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। होता है। ये जी, शुरू करिए बाईं तरफ से। दाईं तरफ से बाहर, फिर से दाईं तरफ से लेना है, और बाईं तरफ से श्वास को बाहर छोड़िए बहुत धीरे धीरे। ये एक साइकिल हुआ जी। इस तरीके से हम करते हैं। और श्वास को लेना पूरक, श्वास को छोड़ना
रेचक। रेचक। और इसे कुंभक के साथ अगर हम करते हैं तो या तो श्वास को हम अंदर की ओर रोकें या श्वास को बाहर की ओर रोकें। तो जब ये कुंभक के साथ करते हैं तो हमें किसी के मार्गदर्शन में करना जी चाहिए, बिल्कुल, है ना? ये अपने मार्गदर्शन मन में से करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप कितनी श्वास को रोक पा रहे हैं, आपकी क्षमता कितनी है, जी। ये उस पर निर्भर करता है। अच्छा। हम बिल्कुल भी योग में किसी भी आसन हो, प्राणायाम हो, जबरदस्ती नहीं कर सकते। नहीं कर जी। सकते, और अपनी क्षमता के हिसाब से ही बिल्कुल, करना है, बिल्कुल। और प्रॉपर जगह पे ही करना है। आप कहीं भी एक चलते स्थान फिरते- पर, हाँ एक आसन पर, हाँ स्वच्छ कपड़े पहनकर हाँ और खुली हवा जहाँ आती हो ऐसी जगह पे करें। आपका मन भी उस वक्त थोड़ा शांत होना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी में इसे नहीं करना चाहिए, तभी, क्योंकि योग प्रभाव छोड़ता है जब आप उसे बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। तो ये हो गया दो हमारे प्राणायाम हो गए। अब हम जी। बात करते हैं हाँ जी। तीसरे प्राणायाम भ्रामरी पर। जी। तो भ्रामरी के बारे में भ्रामरी जानना जो चाहिए। प्राणायाम है, हाँ। ये एक भ्रमर गुंजन की, इसका आप नाम से ही आप इसके समझ रहे होंगे कि हाँ। एक भंवरे की गुंजन है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से भंवरा गुंजन करता है वैसे ही इसमें गुंजन करनी होती है, और इस गुंजन को हम गले से निकालते हैं। और ये जो है तरंग, वही मैंने जो आपको बोला है, ये आपके ऊपरी शरीर के ऊपरी हिस्से में ये तरंग फैलती है। तो ये जो आपके मस्तिष्क की एक एक नस नाड़ियों को जागृत करती है, मन को शांत करती है और आपकी एकाग्रता को बढ़ाती है। तो हम आइए देखते हैं भ्रामरी कैसे भ्रामरी करते हैं। प्राणायाम। लंबी सांस लीजिए जी, गुंजन। फिर से एक बार करेंगे, लंबी सांस। जी। इस तरीके से ये भ्रामरी प्राणायाम है। और जब हम गुंजन करते हैं उस वक्त हमारी श्वास जो है बाहर की ओर छूटती चली जाती है। अच्छा। और फिर दोबारा से जब इसे करना है, फिर श्वास लिया और गुंजन के साथ इस श्वास को बाहर की ओर छोड़ते जाइए। तो अब हमने योग में जो सांस का उतार चढ़ाव होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की, और आपने हमें बताया कि सांस का उतार चढ़ाव कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, योग के आधार पे हम बात करें। तो अब यदि हम बात करते हैं तो योग के साथ आहार क्या महत्व रखता है? देखिए, कहा गया है जैसा आहार वैसा विचार। आहार आपके पूरे विचारों पर, आपकी पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। तो योग के साथ आप जुड़े या सामान्य तरीके से भी देखा जाए तो आहार आपका बहुत संतुलित, जी। समय पे और इतना सुपाच्य होना चाहिए कि जो आपके शरीर को कष्ट ना दे। क्योंकि अगर आपका आहार ऐसा हुआ कि वो आपको सुपाच्य नहीं है तो वो आपका डाइजेशन खराब कर सकता है। और डाइजेशन अगर आपका खराब हुआ है तो समझिए कि आपकी शरीर पे वो सारे इफेक्ट होंगे, और फिर वही हम शारीरिक रूप से कमजोर, बीमारियों के चक्र में फंसेंगे, फर्स्ट से चले जाएंगे। अच्छा। आहार संतुलित भी, सुपाच्य भी, सरल भी, समय पे भी। अच्छा, ओके। तो अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि भाई आज हमें गरिमा जी जो जो बातें बता रही है उसको अपने दिमाग में भरते चलिए, क्योंकि बहुत काम की बातें हैं और ये हम सब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। अब हम जानते हैं कि नियमित अभ्यास किस तरीके से योगदान करता है योग में। ऐसा कहा गया है योग के बारे में, योगा कर्मसु कौशलम। जी। कार्य की कुशलता ही योग है, लेकिन कार्य की कुशलता कैसे प्राप्त हो, कार्य में कुशल कैसे हो। अगर आप मानसिक तनाव में हैं तो आपका कार्य कैसे सधेगा। तो अगर आप कार्य को सही तरीके से करना चाहते हैं तो आपका मन का शांत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कोई शारीरिक कार्य करें, मानसिक कार्य करें, दोनों में एक दूसरे का संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो योग वो साधन है जिसके द्वारा आप अपने आप को संपूर्ण बना सकते हैं, आप सक्सेस बना सकते हैं, कहा जाए तो।
तो योग ये के बहुत द्वारा। बहुत बड़ी बात है जी। और योग का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है बहुत महत्वपूर्ण। जिसको हम समझना चाहें, जिसको भी योग करना है या जिसको भी अपनी ज़िंदगी में सेहत को अहमियत देना हाँ है, जी, उसको ये तीनों बातों पर बहुत ज़्यादा बहुत ध्यान ध्यान देने की देना ज़रूरत है। अब जब बात चले योग के प्रमुख तत्वों पे, तो हम ये बात करना चाहेंगे कि मानव शरीर का प्राप्त करना योग से क्या जुड़ाव रखता है? योग एक साधना है। जी। योग का अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष लोग गलत उसमें भी ले लेते हैं, हाँ। वैसा मोक्ष नहीं है, आपके विचारों से ये संबंधित है। जी। तो हम देखते हैं हमारे जीवन का मतलब हमें आनंद की प्राप्ति, जी। अंतिम लक्ष्य जो होता है हमारा हम्म। आत्मबोध, हम्म। आत्मचिंतन, जी। है ना। तो ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, यही वो एक साधना, अगर साधना है तो उसको एक साधन तो चाहिए। हम्म। तो मानव शरीर ही वो साधन है जिसके द्वारा जो है आप अपने योग को साध सकते हैं। जी। क्योंकि केवल मानव शरीर में ही विचार करने की क्षमता है, संकल्प लेने की क्षमता है, उससे सही गलत का विचार करने की क्षमता उसके पास होती है, कार्य को करने की शक्ति उसके पास होती है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो मतलब इस तरीके से समझे कि पेड़ पौधों का एक निश्चित काम है, जीव जी, जंतुओं का जी, एक निश्चित बिल्कुल, काम है, बिल्कुल। बाकी जितनी भी प्रकृति में चीजें हैं Yes. सबके एक निर्धारित काम है, लेकिन मानव को वो अधिकार मिला हुआ है कि हाँ वो जी। अपने बुद्धि विवेक से दुनिया के किसी भी काम को करने की क्षमता रख सकता यही है। मैंने आपको बताया जी। कि योग मानव शरीर ही वह मतलब साधन है हाँ। जिसमें आपका योग की साधना पूरी हो सकती जी, है। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं कि दिन के आरंभ से रात तक के समय को कैसे योग से जोड़ा जाए। बिल्कुल। देखिए कहा जाता है ना कि दिन की शुरुआत अच्छी हुई तो आपका पूरा दिन अच्छा है, और मैं तो यही कहती हूँ कि दिन की शुरुआत, हर दिन की शुरुआत आपके भविष्य पर, पूरा आपका भविष्य पूरा दिन की एक शुरुआत पर निर्भर करता है। जी। और दिन की शुरुआत आपके हाथ में है, आप कैसा करना चाहते हाँ, हैं। हाँ। आप आलस्य में सोए रहना चाहते हैं, जी। या आप सवेरे जल्दी जाकर उस ऊर्जा को हाँ। जो इस प्रकृति में फैली हुई है हमारे, और वो ऊर्जा हमारे लिए, वो ऊर्जा हमारे लिए हमारे शरीर को एक अलग ही लेवल पर वो लेके जाती है। बिल्कुल। उस ऊर्जा का सही उपयोग, जैसे कि सूर्य उदित होते हैं सुबह, हाँ। उनकी जो ऊर्जा है वो शरीर में हमारे एक अलग प्रभाव डालती है। जी। सूर्य उदय के साथ आप उठिए, उस ऊर्जा को ग्रहण करिए और अपने कार्य में लगिए। सकारात्मक आपका रास्ता भी होगा, सकारात्मक आपके विचार होंगे, आपका शरीर भी सकारात्मक होगा, और आप जो जीवन में करना चाहते हैं आप निश्चित उसे पालेंगे। जी। दिन की शुरुआत अगर आप अच्छा करते हैं तो दिन भर आप एक लय में चलते हैं, एक नियम से चलते हैं। हमें नियम में होना बहुत ज़रूरी होता है। शरीर पे अनुशासन किसी ने कर लिया तो समझो उसने शासन कर लिया। जी, अरे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। तो अब ये इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में महिलाओं को बांटने की, क्योंकि महिलाओं की जो दिनचर्या होती है, समय उनके पास बहुत अलग तरीके से उनको मिलता है, क्योंकि उनके कामकाज की रूपरेखा ही इस तरीके से गुनी बुनी है कि आप चाह के भी वो समय नहीं निकाल पाते जिस समय में योग करना होता है। तो ऐसे समय में महिलाओं को क्या चीज़ अपनानी चाहिए जिससे वो योग से जुड़ी भी रहे और उनके समय का सदुपयोग भी हो जाए? महिलाओं के लिए मैं एक बात आपसे ज़रूर आज यहाँ कहना चाहूँगी, क्योंकि नारी शक्ति का ये प्रोग्राम है। देखिए, नारी में तो ईश्वर ने वैसे ही बहुत शक्ति दी है, लेकिन एक गलती हम जो करते हैं, या समझिए कि उनसे भी होती है थोड़ी, कि वो भी ये मान के चलती हैं कि हम नारी शक्ति हैं और हम सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पे ले सकती हैं। है ना। और इस चीज़ को करने में वो अपने आप को ध्यान देना बिल्कुल भूल जाती हैं। और हम भी, हमारे कहने को कहा जाए कि परिवार वाले भी समझते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। इनको अगर बता दिया, हमने अपनी परेशानियां बताई, हमने कोई काम बताई, ये डेफिनेटली करेंगे। लेकिन मेरा सबसे पहले उन्हीं लोगों को एक संदेश है कि नारी शक्ति है, नारी को सुपर पावर अगर आपको बना के रखना है तो पहले ध्यान आपको उनका रखना होगा। उनको समय दीजिए, उनके लिए समय दीजिए। जैसे अगर हम योग की बात करें, अगर उनको थोड़ा समय घर से दिया जाएगा तो वो अपना योग करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगी, क्योंकि वो एक घर का आधार स्तंभ है और वो ऐसा स्तंभ है कि पूरे परिवार को संभालेगा।
तो उस स्तंभ का मजबूत होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम उन्हें समय दें, हम उनके आहार की थोड़ी सी चिंता कर लें, तो वो स्तंभ जो है हमेशा मजबूत ही बना रहेगा। अच्छा। है ना। तो हाँ, हाँ। उनको समय दीजिए, और वो भी अपना थोड़ा ध्यान रखें कि अपने समय में से 10 मिनट से शुरुआत करें। हाँ। योग की जी। 10 मिनट से शुरुआत करें। हाँ। जब आप सबको अपने घर में जो आहार देते हैं, ऐसा नहीं कि सबने लिया फिर हमने लिया। अगर आपको शक्ति बन के रहना है तो पहले आप भी ग्रहण अपने कीजिए आहार का उसको। ध्यान कीजिए, जी। प्रॉपर नींद लीजिए। हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे 12 साल हो गए हैं योग सिखाते हुए, तो मैंने सबसे बड़ी परेशानी देखी है उनको नींद की समस्याएं, और उनकी शारीरिक समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं जिस पे वो खुद भी बहुत टाइम तक ध्यान नहीं देती हैं, फिर किसी और से तो कहना ही क्या। जब हम किसी को नहीं बताएंगे और हम उसको सहन करते रहेंगे, हाँ। तो एक दिन वो समस्या बड़ी होकर बढ़ेगी, के सामने आएगी। बिल्कुल बड़ी होगी। तो आप भी ध्यान दीजिए उस हाँ, पर। हाँ, हाँ। और योग ऐसा माध्यम है जो आपके शारीरिक मानसिक स्तर पे बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। आपका मन शांत होगा तो आप उस कार्य को दुगनी ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। मैंने देखा है। जी, जी। इसीलिए जी। कि योग जो है, और कोई और कुछ और करने की जगह, अगर वो जैसे हम मान लीजिए वो घूमने जा रहे हैं लेकिन वहाँ भी कुछ बातें तनाव की चल रही हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि वो योग नहीं है या है, हाँ, नहीं है। या आपके स्वास्थ्य को लाभ वो नहीं दे रहा है। जी। है ना। उस समय आपका मन शांत हाँ होना जी। चाहिए। अब मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगी, जैसे म्यूजिक क्लास या म्यूजिक क्लास मतलब सॉरी जुम्बा क्लास देखा। हाँ। लेकिन अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो आप उस संगीत का मजा भी नहीं ले सकते। जी। है हाँ। ना। सबसे पहले आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी होता है। योग में प्राणायाम और कुछ आसन जो स्थिरता प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। तो योग का तो महिलाओं को पूरा बदलने में बहुत बड़ा हाथ है, योगदान। लेकिन एक महिलाओं में आमतौर पर जब अपन उनसे सेहत की, योग की, कसरत की बात करते हैं तो बड़ा प्यारा सा एक बहुत मधुर सा जवाब मिलता है कि हम तो दिन भर काम करते हैं। हाँ जी। तो अब कामकाज क्या योग है, या योग से हम कामकाज की बराबरी कर सकते हैं? मैं दोनों में आपको अंतर बताती हूँ। हाँ। काम जो है, घर के काम जो है, वो शारीरिक क्रिया है। जी। उसमें आपका जो मन है वो शामिल हो सकता है कभी कभी कुछ कार्य में। जैसे आप बहुत अच्छा कुक करती हैं, कुकिंग करती हैं, तो आप मन से भी जुड़ी हैं। जी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा हो। हाँ। तो आप मन से वहाँ नहीं जुड़े होते हैं। है ना। कई बार आप बहुत तनाव में होते हैं लेकिन आप उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो तो एक शारीरिक क्रिया हुई ओनली। आपका मानसिक मतलब स्तर उस समय वहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है। सांस का आपको उस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं है। जी। आप किस तरह से सांस ले रहे हैं, हो सकता है कि आप बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं, थक रहे हैं, आप उस तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं जैसा आपको करना है। और ये तीनों एक नहीं है, शरीर, मन और आत्मा आपकी वहाँ एक साथ नहीं है। जी। तो ये आपके लिए घर का कार्य योग नहीं है। तो योग को योग से अलग से ही करना पड़ेगा आपको। योग से जुड़कर ही करना पड़ता है। योग का अर्थ ही होता है जुड़ना। आप योग से जुड़ेंगे तो ये तीनों चीजें एक साथ आती है और वो आपको फायदा करती है। मैम अब ये बताइए कि आमतौर पर महिलाओं की जो समस्याएं होती है, शारीरिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं जो होती हैं, उनके लिए ऐसे कौन से योग होंगे जिनको हमको कर लेना चाहिए और जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं हो, आराम से घर में ही महिलाएं कर सकते हैं? ऐसे कौन से योग होंगे? कुछ आसन हैं जिनको हम वैसे कर सकते हैं। सिंपल, उसमें थोड़ा ध्यान रखिए, श्वास का ध्यान रखते हुए, शरीर की मुद्राओं का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे उन आसनों को हम कर सकते हैं। मैं कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात करती हूँ कि वो महिलाओं में अक्सर देखी गई हैं। जैसे कमर दर्द का इशू है, बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन देखने में आ रहा है। थायराइड का प्रॉब्लम है, वो भी बहुत ज़्यादा है। इससे पूरा मेटाबॉलिज्म जो है शरीर का बिगड़ जाता है। दूसरा, जैसे आपको यंग गर्ल्स में पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। उससे भी उन्हें बहुत सारी शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक एज के बाद महिलाओं में जो बाद में जो मासिक धर्म की जो प्रॉब्लम आती है वो भी है। इन सब को कॉमन लिया जाए तो कुछ आसन है ऐसे जो इन समस्याओं के लिए बहुत लाभदायक है। जी। तो हम कुछ आसनों को आपको बता सकते हैं कि जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि कौन से आसन है और उसको किस तरह से करना है। बिल्कुल। तो सबसे पहला आसन कौन सा लेंगे हम? एक बहुत कॉमन आसन है जो आप बैठकर भी बहुत ऐसी सिंपल जगह में आराम से बैठकर भी कर सकती है। हर महिला कर सकती है उसको। जैसे तितली आसन हुआ, है ना।
तो तितली आसन को करने के लिए आप सिंपल एक जगह पे बैठ जाइए और अपने दोनों पैरों को थोड़ा खोलते हुए सिर्फ पैरों को अप एंड डाउन करना है। इससे आपकी जो हिप की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम है और पेल्विक मसल्स का प्रॉब्लम है, वो आपको बहुत हेल्पफुल होता है, रिलैक्सेशन होता है बॉडी में। जी। तो आप तो आज जी हम जान रहे हैं तितली आसन के बारे में। तितली आसन, जी। आप तितली आसन की मुद्रा में आइए। जी, इस तरीके से नॉर्मली सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। और ये तितली आसन है जो आपके पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है, कमर के दर्द को भी ठीक करता है। इस तरीके से जी, ये तितली आसन हर महिला इसे कर सकती हैं 10 टाइम्स अप एंड डाउन। जी, ये जो है तितली आसन, इसे करते हुए आपके बैक का इशू जो है, प्रॉब्लम्स, वो सॉल्व हो जाता है। पेल्विक मसल्स जो है फ्लेक्सिबल होती है, पेल्विक मसल्स फ्लेक्सिबल होती है। हिप में प्रॉब्लम, बैक एक में प्रॉब्लम, ये ठीक होता है। प्लस जो मासिक धर्म की प्रॉब्लम होती है वो भी इससे बहुत हद तक ठीक हो जाती है। तो अभी हमने देखा तितली आसन, अब हम देखेंगे भुजंगासन। जी, है ना? हाँ, भुजंगासन, जो भुजंगासन है ये भी महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। जी। तो आप भुजंगासन करिए। इसमें आप इस तरीके से नीचे सुपाइन पोजीशन में आप लेट जाते हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को शोल्डर से थोड़ा नीचे रखिए, क्योंकि जब आप उठेंगे सांस लेते हुए तो वो एकदम हाथ जो है थोड़ा सीधा हो जाना चाहिए। पैर की मसल्स जो है पीछे की ओर पैर खींचेंगे आपके, और बैक में जो कर्व आएगा वो बैक एक की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा है, पैर की मांसपेशियों के लिए। और जब आप ऊपर उठते हैं, चलिए सांस लेते हुए ऊपर उठिए, इसी पोजीशन में रुकिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि चेस्ट मसल्स भी ऊपर की ओर खिंची हुई हैं और आपके पेट की मसल्स भी ऊपर की ओर खिंची हुई हैं। प्लस आपके गर्दन की मसल्स भी ऊपर की ओर खिंची हुई हैं। शोल्डर पे आपका पूरा जो वेट है ना, तो ये सारा अपर बॉडी आपकी जो है बहुत मजबूत होती है इसको करने से। ये समस्याएं भी बहुत, शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिलता है महिलाओं में बहुत। तो इस तरह से ये, और इसको फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। इसको हम नॉर्मली हम 5 राउंड 10 राउंड कर सकते हैं। जी, इसी तरीके से एक राउंड और करेंगे। चलिए, सांस लेते हुए ऊपर उठिए। हाँ, इस तरीके से आपका पूरा ध्यान आपके आसन पे होना। पैर की मसल्स देखिए खिंचती हुई पीछे, और बॉडी में, अपर बॉडी में कर्व, शोल्डर पे आपका वेट है, पेट की मसल्स, शोल्डर, चेस्ट मसल्स जो मतलब आपकी स्ट्रेच हो रही हैं। जी, इस आसन को करने से महिलाओं की बैक की प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, हाथों में कमजोरी कई बार महसूस होती है वो, और पेट, चर्बी भी इससे बहुत कम होती है। मोटापा, नॉर्मली जो बहुत ऐसा योग नहीं कर सकते या ऐसे हार्ड वर्क नहीं कर सकते, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अपर बॉडी की चर्बी भी इससे कम होती है। इसे आप सेट में कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, 10-10 के 3 सेट भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये अपने हिसाब से, अपनी बॉडी कितनी आपको अलाउ कर रही है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। शरीर की क्षमता के अनुसार आसन करिए। जितना आपका शरीर अलाउड करता है आसन उतने ही करिए, वैसे ही करिए। आराम से करिए। ठीक है, तो अब हम तीसरे आसन के रूप में सेतुबंध आसन, सेतुबंध आसन ले रहे हैं। इसके बारे में यदि आप बताना चाहें। सेतुबंध आसन जो है थायराइड की प्रॉब्लम है ना, तो क्या होता है जब हम सेतुबंध आसन में कमर के पोर्शन को जब हम ऊपर उठाते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे थायराइड ग्लैंड पर होता है। इससे बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म सही होता है। अच्छा। इसको करने का तरीका ऐसा है, पैर को फोल्ड करिए, ठीक है, धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे और श्वास को लेते हुए ऊपर उठाएंगे, इस तरीके से। जी, है ना, तो आपकी थाई मसल्स भी मजबूत हो रही है। देखिए, थाई पे आपका वेट है, थाई मसल्स भी मजबूत हो रही हैं, ब्लड का सर्कुलेशन आपकी गर्दन की ओर, थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। शोल्डर पे आपका वेट है, शोल्डर मजबूत होते हैं। जी, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। यस, फिर इसके बाद अपने पैरों को सीधा करिए। जी, और रिलैक्स करके हम देखते हैं। जी बिल्कुल, फिर से पैर फोल्ड करिए, श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और अपने पूरे शरीर के पोस्चर पे आपका ध्यान होना चाहिए। फिर धीरे से श्वास को छोड़ते हुए कमर को धीरे धीरे नीचे लाएं
और फिर पैरों को सीधा करें। अब अगर इसमें किसी को समस्या है कि वो अपनी कमर को इतना ज़्यादा ऊपर नहीं उठा सकते, तो आप नीचे किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तकिया है, तकिए का या हाँ, टॉवेल को टॉवेल फोल्ड को करके भी फोल्ड कर करके सकते हैं। आप वो भी कर सकते जी हैं। जी। तो ये हमारा हो गया सेतुबंध आसन। अब हम करेंगे 90 डिग्री, जिसको हम उत्तान पाद आसन, है ना? उत्तान पाद आसन करने के लिए दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री पे उठाते हैं हम, जी। और सांस लेते हुए जैसे हम पैरों को उठाते हैं। अब इससे कम से कम आप 2 या 3 मिनट से शुरुआत करते हुए 5 से 10 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये आसन बहुत लाभदायक है। तो ये जो समय है वो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए कि एक साथ ही हम 5 मिनट बिल्कुल कर धीरे सकते हैं? धीरे बढ़ाना अच्छा। चाहिए। अगर कोई बिगिनर्स हैं हाँ। तो उन्हें तो वो आसन बिल्कुल धीरे धीरे, यानी कि 30 सेकंड से शुरू करें और फिर धीरे धीरे उसे आगे जी, बढ़ाइए। इनसे बोलते हैं कि उत्तान पाद आसन उत्तान करेंगे। पाद आसन के लिए दोनों पैरों को एक साथ सांस भरते हुए ऊपर उठाइए। अब इसी पोजीशन में आप रुकिए थोड़ा सा, देखिए अब ये बिल्कुल पैरों की पोजीशन सीधी है इस तरीके से, तो आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो नीचे की ओर आ रहा है, शरीर में नीचे की ओर आ रहा है। तो अब इससे संबंधित आपकी सारी समस्याएं, वेरिकोज वेन के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बैक एक की प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, पेट की समस्याएं जो भी है उनके लिए अच्छा है, जी मैम। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो समस्या है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये कई समस्याओं के लिए एक शीर्षासन जो नहीं कर सकते हैं वो लाभ इसमें आप उत्तान पाद आसन में ले सकते हैं। जी। और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। अब इस आसन का समय आप 30 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे 5 मिनट से ऊपर तक बढ़ा सकते हैं। और अगर इस तरीके से पैर, कमर में ज़्यादा दर्द है, पैर ऐसे नहीं उठ सकते हैं, तो आप इसको किसी के सहारे से, दीवार के सहारे से कर सकते हैं। जी। काफ़ी लाभदायक है। जी। तो घुटने के दर्द वगैरह में भी ये बहुत फायदा करता है? बिल्कुल, ये घुटनों, पैर की सारी समस्या है। अच्छा, पैर की सारी समस्याओं में ये बहुत लाभदायक आसन है। अच्छा जी। आप इसके बाद हम लोग कौन सा आसन लेंगे? जी, त्रिकोणासन। त्रिकोणासन। जी। तो ये खड़े होकर के करने वाला आसन है। हाँ, आप खड़े हो जाइए, आसन में आ जाइए पहले। आसन इसमें देखिए दोनों पैरों को आप जितना खोल सकते हैं पैरों को दूरी बढ़ाएंगे। एक मिनट। हाँ बोलिए मैम। फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर खोल लीजिए, सांस भरिए, श्वास को छोड़ते हुए तिरछा घूम जाइए और नीचे की ओर जाइए विपरीत पैर पर। ये तिर्यक त्रिकोणासन है। हाँ। इसमें क्या क्या लाभ है मैम? जी, ये जो है देखिए पैर जो सीधे हैं आपके, कई बार बॉडी का अलाइनमेंट जो होता है हमारा वो सही नहीं होता है, लोग झुक के खड़े रहते हैं, है ना, पैरों को भी एक तरफ वेट डाल के खड़े। और ये जो है आपके बॉडी के अलाइनमेंट को सही करता है। दूसरा, अगर आपने इस तरह से पीछे की ओर मुड़े तो कमर, रीढ़ की हड्डी लचीली होती है आपकी, आगे इसमें कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है ये। और फिर वही बात है कि कमर की चर्बी, इसको आप सेट में करते हैं, इसको कम से कम आप 10 से 20 बार कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत में हमें 2-3 से शुरू करना चाहिए या हम ज्यादा कर सकते हैं? इसको आप कर सकते हैं 10 बार, लेकिन बहुत धीरे धीरे आराम से, सांस छोड़ते हुए नीचे गए। अब सांस छोड़ते हुए ऊपर आइए, दूसरी साइड उस साइड पे चले जाइए, तिरछा घूम जाइए। हाँ, अब सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए। ये इस तरीके से ये एक साइकिल हुआ। एक राउंड आप लेफ्ट साइड डाउन हुए, एक बार आप राइट साइड डाउन हुए। मतलब ये जो आसन हम लोग कर रहे हैं उत्तान पाद आसन है, और इसको हम आसान तिर्यक त्रिकोणासन है। सॉरी, हाँ जी, ये तिर्यक त्रिकोणासन है और ये महिलाओं की आमतौर पे होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, ये महिलाओं के लिए तो बहुत उपयोगी है ही, सभी के लिए है। अच्छा, बहुत अच्छा है। हाँ। और चलिए, सांस भरते हुए ऊपर उठिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे, और एक लाइन आपके पैर समावस्था में। यस, इस तरीके से ये आसन आप करते हैं अगर पूरे तरीके से, तो आसन आपको जरूर लाभ देते हैं। यस, वज्रासन में बैठिए। जी जी। तो अब हम बात करते हैं योग में हमने आसन की बात की, हमने प्राणायाम की बात की, मतलब मन और तन को साधने के लिए जो प्रक्रियाएं होती हैं योग में, हमने उसको समझने की कोशिश की है। अब हम बात करते हैं, यदि ऐसा कहा जाता है कि मानव शरीर में
पूरा ब्रह्मांड समाया, यानी सारे संगम यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है। और आप यदि अपने शरीर को साध लेते हैं तो आप अपने पूरी ज़िंदगी में, जीवन में जो हम बाहर भागते हैं वो चीज़ आप अपने शरीर से ही प्राप्त कर सकते हैं। ये कितना बड़ा सच है। योग के सूत्रों में, योग के ग्रंथों में कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जी। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड जो है इस मानव पिंड में है, जी। उसका छोटा छोटा अंश इस मानव के पिंड में है। जी। मतलब अब आप समझ सकते हैं कि इस ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर है। लेकिन मनुष्य जीवन, कई बार वो अपने जीवन को ऐसे ही जी। बेकार ही व्यर्थ गवा देते हैं, उस ऊर्जा को वो जीवन भर नहीं समझते। इस ऊर्जा का उपयोग करके वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। तो ये जो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, और हमें इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से इतनी ऊर्जा, जब हमें हर एक चीज़ हमारे शरीर के अंदर है, हमें कोई खुशी, कोई चीज़ बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि हमारा शरीर ही वो ऊर्जा का स्रोत है जिससे इस ब्रह्मांड की हर चीज़ जो भी हम चाहें वो पा सकते हैं। जी। तो बस कुछ थोड़ी सी साधना की ज़रूरत होती है, इसे समझने की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को मन से जोड़ने की एक थोड़ी सी कोशिश होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये मन जब ब्रह्म को प्राप्त करेगा तो आप उस परम ऊर्जा की ओर आपका गमन होने शुरू हो जाता है, और फिर आप देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, आज आपसे बात करके ऐसा मन नहीं हो रहा है कि इस विषय को यहीं पे समाप्त किया जाए, लेकिन वक्त है कि हमसे बोल रहा है कि अब आपसे धन्यवाद कह दिया जाए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। हम अपने दोनों योगिनों का भी धन्यवाद करते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो चलते चलते अपने दर्शकों से हम यही कहेंगे कि योग को अपनी ज़िंदगी का नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाइए, और ये भी कहते चलेंगे कि योग सिर्फ व्यायाम नहीं, कसरत नहीं, बल्कि ये इंसान को मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक पोषण का सशक्त माध्यम है। तो हमारे कार्यक्रम को यूं ही देखते रहिए। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज आज्ञा दीजिए। नमस्कार।